हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले के वीडियो में बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए मैं टॉप 10 क्वेश्चंस के सभी का आंसर करा दिया हूँ। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन रह गया था, माओ त्से तुंग के जीवन और उनकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, पूरा पढ़ लीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप लोग जान ही चुके हैं, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो, कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होता है, जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर इस तरह से जैसे मैं लाया हूँ वैसे आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इससे पहले हम लोग देखिए, पहला पॉइंट में जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग माओ त्से तुंग की उपलब्धियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पॉइंट बना हुआ है, सब देख लीजिए आप लोग। उसके बाद निष्कर्ष को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, माओ त्से तुंग के जीवन और उनकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको जीवन परिचय लिखना है माओ त्से तुंग की। ठीक है, जीवन परिचय में आपको देखिए क्या क्या लिखना है। माओ त्से तुंग या माओ जेडांग, ठीक है, दोनों नाम इन्हीं का है। या क्वेश्चन में ये भी नाम हो सकता है माओ त्से तुंग या माओ जेडांग। ठीक है, इस दोनों नाम को आप लोग ध्यान में रखेंगे। का जन्म 26 दिसंबर 1893 को शाओशान हुआन प्रांत चीन में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 9 सितंबर 1976 को बीजिंग में हुई थी। यह चीनी मार्क्सवादी सिद्धांतकार, सैनिक, राजनेता थे। देखिए, यहाँ पर आपको कई लोगों को मार्क्सवाद नहीं पता होगा या साम्यवाद नहीं पता होगा। चाहे साम्यवाद हो या मार्क्सवाद हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे साम्यवाद को समझना होगा, क्योंकि ये जो माओ त्से तुंग थे ये साम्यवाद के पोषक थे। ठीक है, साम्यवाद को मानते थे। ये देखिए, एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है साम्यवाद या मार्क्सवाद। ठीक है, एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें इन लोगों का मानना होता है कि समाज के सभी तत्व समान हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संपत्ति हो या समतल रहे, कोई वर्ग विशेष न हो समाज में, है ना। वर्ग विहीन समाज ये चाहते हैं, इनका विचार होता है। साथ में पूंजीपति कोई मतलब विरोध करता है, पूंजीपति नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। समाज में सभी लोग समान होना चाहिए, निजी संपत्ति बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, या ना होना चाहिए। तीन लोगों का ये विचारधारा है, यही साम्यवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको साम्यवाद पता चल गया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे कह रहा है ना कि यह चीनी मार्क्सवादी सिद्धांतकार, सैनिक और राजनेता थे जिन्होंने चीन की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष रहे। 1949 से 1959 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष रहे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कब से कब तक? तो 1931 से 1976 तक, यानी समझिए इनकी मृत्यु तक ये सीसीपी के यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे चाइना में। ठीक है, एक किसान का बेटा था ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, एक किसान का बेटा माओ क्रांतिकारी सेना में शामिल हो गया। एक किसान का बेटा क्रांतिकारी सेना में शामिल हो गया जिसने किंग राजवंश को उखाड़ फेंका। आपको पता ही होगा, आपको देखिए 1949 की क्रांति भी हम आपको कराए हैं। तो किंग राजवंश का अंत इन्होंने ही मतलब अंत करने में इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन एक सैनिक के रूप में 6 महीने कार्य करने के बाद अधिक यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये विश्वविद्यालय चले गए बीजिंग विश्वविद्यालय में इनकी मुलाकात
सीसीपी के संस्थापक डझाओ और चेन डुक्स्यू से हुई। ठीक है, कहाँ पर मुलाकात हुई इन दोनों व्यक्ति से? तो विश्वविद्यालय में, जहाँ पर उस शिक्षा के लिए गए थे। अब उस समय उनके अध्यक्ष सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो डझाओ और चेन डुक्स्यू। ठीक है, और 1921 में उन्होंने खुद को मार्क्सवाद के लिए समर्पित कर दिया, यानी इन्होंने भी मार्क्सवादी सिद्धांत को अपना लिया, साम्यवाद को अपना लिया। ठीक है, उस समय मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती थी कि क्रांति शहरी श्रमिकों के हाथों में है, लेकिन 1925 में माओ से तुंग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चीन में शहरी सरबराह वर्ग को नहीं, देखिए, बल्कि किसानों को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, वे ग्रामीण जिग्यांसी प्रांत में गठित चीनी सोवियत गणराज्य के अध्यक्ष बने। ठीक है, एक राज्य था, जिग्यांसी प्रांत था, जहाँ पर सोवियत, एक मिनट, देखिए, एक जिग्यांसी प्रांत था, कहाँ? चाइना में। वहाँ के लोग मतलब सोवियत संघ यानी रूस के विचारधारा पे चलते थे, और रूस का वहाँ पे प्रभाव था। तो उस राज्य का यानी प्रांत का अध्यक्ष बने माओ से तुंग। ठीक है, वहाँ पर किसानों को संगठित एकत्रित करके वहाँ का अध्यक्ष बने। देखिए, इसकी लाल सेना ने, और इनका लाल सेना अपना बना लिया था इन्होंने। ठीक है, तो इनकी लाल सेना ने चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी सेना के बार बार हमलों को झेला। ठीक है, चियांग काई शेक के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। देखिए, लेकिन अंत में उत्तर पश्चिम चीन में अधिक सुरक्षित स्थान पर लॉन्ग मार्च किया। इन सब जैसे कि प्रॉब्लम को झेलते हुए भी इनकी लाल सेना ने मार्च किया, यानी अपना बात को सरकार, उस समय का राजा जो था, उसके सामने रखा। ठीक है, अब देखिए, वहाँ माओ सीसीपी के निर्विवाद प्रमुख बन गए। अब बिना कोई विवाद के सभी लोग इनके समर्थन में आ गया, और इन्होंने ये सीसीपी यानी साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कौन? माओ से तुंग। देखिए, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, स्थानीय आबादी की राष्ट्रवादी भावनाओं को अपील, और माओ की कृषि नीतियों ने पार्टी को अपने राष्ट्रवादी और जापानी दुश्मनों के खिलाफ सैन्य लाभ और किसानों के बीच व्यापक समर्थन हासिल किया। चलिए आगे देखिए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप समझ रहे, बीए का क्वेश्चन है तो लंबा होगा ही। अब इतना एक पॉइंट में हम पूरा इनके जीवन परिचय को जान रहे हैं, ये भी बहुत कम है। ये इतने बड़े व्यक्ति थे, इनके बारे में बहुत लिखा जा सकता है, किंतु मैं बहुत शॉर्ट किया हूँ। ठीक है, देखिए, माओ का कृषि मार्क्सवाद सोवियत मॉडल से भिन्न था। देखिए, सोवियत संघ का जो कार्य करने का कृषि में तरीका था, ठीक है ना, और इनका माओ से तुंग का था, वो दोनों अलग अलग था। लेकिन जब 1949 में कम्युनिस्ट ने चीन में सत्ता हासिल करने में सफल हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, समझिएगा इस पॉइंट को। जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी चीन में सत्ता हासिल करने में सफल हुए, ठीक है, 1949 की क्रांति में, तो सोवियत संघ एक नए राज्य को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, हालांकि माओ से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सोवियत संघ की चीन में नए बुर्जुआ तत्वों की उनकी आलोचना से सोवियत संघ को पूरी तरह से मतलब अलग थलग कर दिया। देखिए, अब दोनों का विचार बदल गया। इनका जो रूल रेगुलेशन था माओ से तुंग का, वो क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, कानून था। इनका ये था, रूस का ये था। ठीक है, तो दोनों का विचार भिन्न था, इसलिए दोनों, अब रूस अलग हो गया यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 1960 में सोवियत मतलब सहायता वापस ले ली गई। ठीक है, जहाँ पे हम बताए थे कि जिग्यांग प्रांत में सोवियत का प्रभाव था। देखिए, माओ से ने सांस्कृतिक क्रांति के साथ
असफल ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अनुसरण किया, जिसे जिससे एक विनाशकारी गलती माना जाता है। माओ की मृत्यु के बाद डेंग सियाओपिंग ने सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी उपलब्धियाँ। ये क्या हो जा रहा है, चलिए अब इनकी उपलब्धियों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, माओ से तुंग की उपलब्धियाँ आपको इसी तरह से पॉइंट बनाना है एग्जाम में। और एक में देखिए लिखना है एक नया चीन बनाए। देखिए, इनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, किंतु सभी उपलब्धियों को मैंने सिर्फ 4 पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है उसको रखा हूँ, ताकि क्वेश्चन वैसे भी बहुत लंबा हो गया है और लंबा ना हो इसलिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है एक नया चीन बनाए। देखिए, 1935 से 1949 तक उन्होंने मुख्य रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। ठीक है, 49 तक अपनी उत्कृष्ट सैन्य प्रतिभा से जापानियों और कुओमिंटांग दल को हराया। ठीक है, और फिर नए चीन की स्थापना की। यह कोई साधारण शासन परिवर्तन नहीं था। ठीक है, इनको राजा से भी लड़ना था, और जो सामाजिक पार्टी थी या अन्य कोई पार्टी थी उनसे भी लड़ना था, जैसे कुओमिंटांग दल है ना, चिंगाई शेक। बल्कि उस समय का परिवर्तन है। एक सरल उदाहरण दे, हर कोई समझ जाएगा। 1949 में उन्होंने कुंग युआन को चीन के सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अफीम युद्ध के बाद यह पहली बार है कि विदेशियों के बजाय चीनी लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक है, नहीं तो देखिए, अफीम युद्ध आपको पता होगा, अफीम युद्ध में चाइना हार गया था जब से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व चीन में बढ़ गया था। ठीक है, और इसलिए क्या है कि विदेशी मतलब जैसे ब्रिटेन का, फ्रांस का, रूस का, है ना, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे उन्हीं लोगों को मतलब कहाँ पे, जहाँ पे बंदरगाह होते हैं ना, उस साइड में बैठाया जाता था। लेकिन अभी पहली बार, ठीक है ना, इन्होंने एक चीनी को प्रशासन के निदेशक के रूप में वहाँ पे बैठाया। कहाँ पे, जो सीमा होता है ना, बॉर्डर होता है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से एक नया चीन इन्होंने बनाया, एक नए पार्टी का। देखिए, एक नए पार्टी को कहाँ से कहाँ तक ले गया, है ना। और आज भी देखिएगा तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। चलिए आगे देखिए। अब इनका अगला लक्ष्य था कि युद्ध समाप्त करा। इनका ये भी एक उपलब्धि है, युद्ध समाप्त करे। देखिए, 1949 के युद्ध खत्म होने के बाद यह विचार उत्पन्न हुआ कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था विकसित कर सकता है। यह सिर्फ एक बहुत ही भोला विचार था। चीन की आज़ादी को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। पूरा पश्चिमी देश अभी भी ताइवान सरकार का समर्थन करता था, खास करके अमेरिका। ताइवान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सदस्य था और वे मुख्य भूमि के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। माओ तुंग ने कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना को हराया। अब देखिए, कोरियाई युद्ध आपको पता होगा ना, और वियतनाम, तो इसमें क्या है कि अमेरिका की सेना को ये दोनों युद्ध में हरा दिया। कौन, माओ तुंग। अब हरा दिया तो मनोबल बढ़ गया इनका। देखिए, माओ तुंग ने जिससे दुनिया को पता चल गया कि चीन अब ऐसा देश नहीं है जिस पर सेना द्वारा आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, 1971 में माओ तुंग और निक्सन एक शांति समझौते पर पहुंचा। अमेरिका का जो विदेशी अध्यक्ष था पहुंचे, और चीन ने ताइवान की जगह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना लिया। यानी ताइवान की जगह मतलब ऐसा समझिए नॉर्मल कि संयुक्त राष्ट्र से दोस्ती कर लिया उस समय चीन। इस समय चीन ने वास्तव में युद्धों के वर्षों को समाप्त कर दिया और शांतिपूर्ण विकास का युग का शुरुआत किया। तो ये माओ तुंग का एक बहुत ही बड़ा देन था, क्योंकि अमेरिका से बातचीत करके समस्याओं का हल कर लिया। ठीक है, अब सब झगड़ा लड़ाई बंद हो गया था इस समय तक। देखिए, और इन्होंने क्या किया, तो औद्योगिक निर्माण,
ये किस तरह से किया देखिए। माओ से तुंग एक रणनीतिकार थे और उन्हें यह समझ नहीं थी कि अर्थव्यवस्था वास्तविक क्या है, लेकिन वे उद्योग और युद्धों में इसकी भूमिका को समझते थे, है ना। 1950 से 60 तक सोवियत संघ की सहायता से उन्होंने चीन की मुख्य औद्योगिक प्रणाली की स्थापना की, जिससे चीन एक कृषि देश से औद्योगिक देश में बदल गया। 1960 में सोवियत संघ ने सभा सहायता वापस ले ली, ठीक है, जैसा कि पीछे मैंने बताया, और चीन अल्पकालिक आर्थिक संकट में पड़ गया, मतलब छोटे से समय के लिए आर्थिक संकट में पड़ गया। अब देखिए 64 में माओ से तुंग ने 3 मार्ग योजना शुरू की, जिन्होंने मांग की युद्ध के खतरे से बचने के लिए चीन के भारी उद्योग को तटीय क्षेत्र से अंतर्देशीय क्षेत्रों में ले जाया जाए। यह मानव इतिहास में सबसे बड़ी औद्योगिक इमारत है। यह पश्चिमी शहरों के लिए विकास के अवसर प्रदान करता है और पूर्वी तटीय शहरों को प्रकाश उद्योग और सेवा उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। इस समय चीन की पूरी औद्योगिक प्रणाली पूरी हो चुकी थी और यहाँ तक कि चीन ने सफलतापूर्वक परमाणु हथियार भी विकसित कर लिया था। विडंबना यह है कि लोग केवल सांस्कृतिक क्रांति को ही याद करते हैं, इनकी देनों को नहीं। औद्योगिक क्रांति को भी याद करना जरूरी है। अगला है विदुर संतरण। देखिए क्या है, चीनी इतिहास में कुलीनों की हत्या, कुलीन मतलब समाज के अमीर लोग, बड़े लोग, एक काली परंपरा थी और बहुत कम लोग जानते हैं कि संस्थापक सम्राट ने ऐसा क्यों किया, लेकिन माओ से तुंग यह अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सरकारी सहायता व्यापक दर्पण को 17 बार पढ़ा है, एक बुक है ना, व्यापक दर्पण। यदि वे ये चीज़ों को नहीं करते हैं तो उन्हें एक बेहतर ऐतिहासिक प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को अधिक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ तक कि चीन का पतन भी हो सकता है। जैसा कि हम भी जानते हैं, कई विदेशी चीन के पतन का इंतजार कर रहे थे। वे 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपेक्षित परिणाम का इंतजार नहीं किया था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि माओ से तुंग ने अपनी प्रतिष्ठा को त्याग दिया और अधिक बुरे काम किए, जिससे सीसीपी के खुद एक कुलीन व्यक्ति बनने का मौका बिखर गया। सीसीपी अब सीसीपी नहीं रहे। अब देखिए निष्कर्ष में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ लेके खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो और टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए साम्यवादी विचारधारा और विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में माओ से तुंग एक उत्कृष्ट क्रांतिकारी थे, लेकिन वे एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। क्रांतिकारी तो अच्छे थे, प्रशासक अच्छे नहीं थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्यवादी राज्य और सबसे बड़ी आबादी वाले देश उस समय को सफलतापूर्वक मजबूत किया। दुनिया की कुल आबादी के लगभग 1/4 हिस्से पर शासन किया। समय के साथ वे एक क्रूर तानाशाह बन गए, जो अपने 70 मिलियन से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे जिम्मेदार थे, जिससे उनकी पिछली सफलताओं में से अधिकांश, मतलब जो भी अच्छे कार्य करे थे, सफलता पाई थी, वो अधिकांश खत्म हो गई। माओ से भले ही सहज सहानुभूतिपूर्ण और आकर्षक हो सकते थे, लेकिन उनके क्रोध, द्वेष और अवमानना के विशाल भंडार कभी कभी विरोधियों के निर्मम विनाश में प्रकट होते थे। वह अपेक्षाकृत स्वस्थ व्यक्ति थे और अपने विवाद स्पष्ट जीवन के अंतिम दशक में ही बीमारी ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित किया। हालांकि उनकी विभिन्न बीमारियों ने उनके कार्यों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनके कार्यों साथ ही साथ उनके देश और व्यापक दुनिया में घटनाओं ने
समय के साथ उनमें कई मनोदैहिक लक्षण विकसित किए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।